नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर आप लोगों के साथ। आज हम लोग इतिहास के 10वीं कक्षा के इतिहास के पहले चैप्टर को आज से पढ़ना शुरू करेंगे। तो इस पर बात करेंगे आज हम लोग। तो हम लोग पिछले एपिसोड में हमने बात किया था इस पर, ये नेशनलिज्म पर इन यूरोप, जो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात किया था। ये एक आज छोटा सा ऐसे जैसा कुछ है, थोड़ा सा इस पर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोग नेशनलिज्म के बारे में समझे। तो नेशनलिज्म एक ऐसी कलेक्टिव फीलिंग है, एक कलेक्टिव फीलिंग, एक सामूहिक चेतना जो एक किसी क्षेत्र विशेष के लोगों में होती है। और उसका आधार राजनीतिक, धार्मिक या सामाजिक भी हो सकता है। तो अब चलिए हम लोग बात करेंगे ये द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड आइडिया ऑफ द नेशन, यानी यदि फ्रांस की जो क्रांति है और उसके बाद जो नेशनलिज्म का जो आइडिया आया, नेशन का जो एक विचार आया, राष्ट्र का या फिर राष्ट्र राज्य की जो अवधारणा सामने आई दुनिया के सामने, उसके बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट, तो इसमें जैसे देखिए इसको पढ़ते हैं, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। पहली बार यदि कहीं से यदि राष्ट्रवाद की एक स्पष्ट अभिव्यक्ति, एक स्पष्ट आवाज सुनने को मिली तो वो था फ्रांस की क्रांति में। फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस के लोगों को जोड़ा और फ्रांस में एक खास क्षेत्र के, खास संस्कृति, खास क्षेत्र, खास लोगों को आपस में जोड़ा और एक सामूहिकता का भावना का विकास हुआ उसमें। जैसे हम लोग पता है कि फ्रांस जो है 1789 के पहले जो था एक एब्सोल्यूट मोनार्क था, वहां पर एक राजतंत्र था, एक निरंकुश राजतंत्र था। और जिसने कि फ्रांस की क्रांति ने वहां के पॉलिटिकल और राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव लाया। और वहां का जो वहां की जो संप्रभुता थी, वो वहां की जो मोनार्की, वहां का जो निरंकुश सत्ता था, वो एक जो वहां की जो, सॉरी क्या बोले उसको, एक वहां की जो राजतंत्र था, राजा के पास था, वहां की जो संप्रभुता, उसको वहां से ट्रांसफर करके वहां फ्रांस की जनता के पास भेज दिया। वो फ्रांस की जनता के पास चला गया, यानी कि जो वहां की जो संप्रभुता थी, यानी कि फ्रांस की जो शक्ति थी, अब वो फ्रांस की जनता के हाथों में थी। दैट द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपल हु वुड henceforth constitute the nation and the shape its destiny। अब एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी कि जब देश के संविधान और उसके भविष्य का जो फैसला करना था वो देश, वहां की जनता को करना था। और ये एक तब की दुनिया में बिल्कुल ही नया था। चलिए अब आगे देखते हैं इसमें। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस that could create a sense of collective intensity amongst the French people। बहुत सारे उन लोग का एक अलग अलग तरह का सेंस क्रिएट करने की कोशिश किया, बहुत तरह का अलग अलग मेजर, जिसमें दो आइडिया सबसे इम्पोर्टेंट था। एक तो था ला पार्टी, यानी कि द फादरलैंड, और दूसरा ली सिटोयन, यानी कि द सिटीजन। एक पितृभूमि जिसको हम लोग मातृभूमि बोलते हैं, और दूसरा सिटीजन, यानी कि वो वहाँ जो लोग थे उन्होंने एक भावना पैदा की गई कि ये हमारी पितृभूमि है और हम यहाँ के नागरिक हैं। और नागरिक यानी देखिए नागरिक था। इससे पहले वहाँ क्या स्थिति थी कि वहाँ एक राजा था और उसकी प्रॉपर्टी, पूरा राज्य उसकी प्रॉपर्टी थी, उसकी संपत्ति थी, और वहाँ रहने वाले लोग उसके अधीनस्थ प्रजा थे। तो लेकिन अब स्थिति क्या हो गई कि वहाँ एक राष्ट्र था, वहां रहने वाले लोग उस राष्ट्र के नागरिक थे, और वो नागरिक संविधान, सरकार और आगे भविष्य की बात कर सारा फैसला वो कर रहे थे। तो ये स्थिति 1789 में 1789 में इसको ये परिवर्तन देखने को मिला। अब वहां क्या था पहले, अब उन्होंने सबसे जो कि पहले जो रॉयल स्टैंडर्ड फ्लैग था उसको हटाकर वहां उन्होंने अपना अपना तिरंगा, राष्ट्रीय तिरंगा झंडा स्थापित किया। और वहां जो जनरल स्टेट, जो पहले की एक सभा थी, उसको अब राजा के द्वारा नहीं, अब सीधे पब्लिक के द्वारा, सीधे जनता के द्वारा चुना जाने लगा। अब द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम्ड एज द नेशनल असेंबली। अब स्टेट जनरल जो एक्टिव नागरिकों के द्वारा चुना जाने लगा, और उसे एक नेशनल असेंबली की स्थापना की गई। अब नई स्थितियों का जन्म हुआ, नए तरह से शपथ ग्रहण की शुरुआत की हुई। और अब सॉरी
अब वहाँ पे एक नई तरह से अलग अलग शपथ ग्रहण होने लगे और एक अपने वीर गाथाएं भी अलग तरह से लिखी गई, जो जो लोग उसमें उस मूवमेंट में शहीद हुए या फिर जिन्होंने काम किया, और उनके उनके नाम पर लोग संगठित होने लगे। A centralized administrative system was put in place to formulate the uniform laws for all citizens within its territory. जब एक टेरिटरी, एक क्षेत्र पर टेरिटरी की स्थापना हो गई कि फ्रांस एक स्टेट है, नेशन है, अब यहाँ पर एक यूनिफॉर्म लॉ, हर किसी के लिए एक अलग अलग एक तरह का कानून बनाया गया। और जैसे कि और भी बहुत सारे जो कि नाप तोल की एक समान व्यवस्था की गई। और जो भी छोटे छोटे जो कि रीजनल लैंग्वेजेस थे उनको डिस्करेज किया गया, और वहाँ पर पूरे में फ्रेंच लैंग्वेज जो कि तब सिर्फ पेरिस में बोली जाती थी उसको प्रोत्साहित किया गया। हालांकि ये थोड़ा अलग हो सकता है यहाँ पर लोगों की राय, और ये सारी चीज़ें आगे चलकर फ्रांस की क्रांति, जो कि फ्रेंच नेशनलिज्म था, उसमें थोड़ा धक्का देता है, जब लोगों में रीजनल, यहाँ पर क्या हुआ, जो रीजनल लैंग्वेजेस थे उसको मतलब हतोत्साहित किया गया और एक राष्ट्रीय भाषा के कार्य को प्रोत्साहित किया गया। द रिवॉल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट इट वाज द मिशन दैट द डेस्टिनी ऑफ फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम द डिपोटिज्म, इन अदर वर्ड्स द हेल्प द अदर पीपल ऑफ यूरोप बिकम द नेशन। तो अब इन्होंने क्या किया कि अब क्योंकि वो एक राष्ट्र बन चुके थे, स्वतंत्र थे, एक राष्ट्र के नागरिक थे, तब इन्हें लगा कि नहीं, कि हमें अपने जैसे और लोगों की मदद करनी चाहिए। अब वो यूरोप के अन्य लोगों को भी, जो सामंतवादी व्यवस्था थी, पुरानी व्यवस्था चल रही थी, उससे उन लोगों को आजादी दिलाने का बीड़ा उठाया। और वो व्हेन द न्यूज द इवेंट्स इन फ्रांस रीच्ड इन द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, जब ये सारे खबरें जो कि अलग अलग यूरोप के अलग अलग क्षेत्रों में फैला, तब क्योंकि देखिए 18वीं शताब्दी है, प्रेस आ चुका था, मीडिया यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेस काम कर रहे थे, न्यूज़पेपर वगैरह मैगजीन्स छप रहे थे, तो काफ़ी जो ये जो दौर था, ये जो फ्रांस में जो हुआ, जो घटनाएं घटी, ये पूरे देश में पूरे यूरोप में फैलने लगा। और जगह जगह पर जो पढ़े लिखे थे या फिर जो स्टूडेंट्स थे, एक्टिव स्टूडेंट्स थे, उन्होंने जैकोबियन क्लब्स की स्थापना करने लगे। जैकोबियन क्लब्स की स्थापना, ये एक जैकोबियन क्लब नेपोलियन का बनाया हुआ एक क्लब था, जहाँ पर लोग स्वतंत्रता और अपने अधिकारों के बारे में चर्चा करते थे लोग मिलकर, और वहाँ लोग एक तार्किक रूप से अपने अधिकारों और नागरिक अधिकारों और बाकी सुधार के लिए डेमोक्रेसी के बारे में चर्चा किया करते थे। भारत में भी इसकी स्थापना की थी, जिसको टिप्पू सुल्तान ने भारत में जैकोबियन क्लब की स्थापना की थी। द एक्टिविटीज एंड कैंपेन प्रिपेयर्ड द वे फॉर द फ्रेंच आर्मीज विच मूव्ड इनटू हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच of Italy in 1790s. With the outbreak of the Revolutionary War, the French armies began to carry the idea of nationalism abroad. अब क्या हुआ, ये इनकी जो अपना कैंपेनिंग के लिए इनकी जो सेना है, फ्रांस की जो सेना है, नेपोलियन के नेतृत्व में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली तक गया। और यहाँ पर आउटब्रेक द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन द कैरी, और ये एक आइडिया, नेशनलिज्म का आइडिया लेकर गया और हर जगह राष्ट्रवाद की भावना फैलाया, यहाँ तक लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत की। अब कुछ जगहों में तो इनका स्वागत भी किया गया। तो आगे ऐसे देख सकते हैं, ये था फ्रांस, ये स्विट्जरलैंड, ये उस समय का, ये ऑस्ट्रिया है, इधर इटली का ये क्षेत्र है आपका, ग्रेट ब्रिटेन, और ये रशियन एम्पायर। तो अब आगे चलिए, अब इसको देखते हैं। विद इन द वाइड स्वेथ द टेरिटरी दैट कम अंडर हिज कंट्रोल, नेपोलियन सेट अबाउट द इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। जो फ्रांस में हो चुका था, वो जो परिवर्तन, वो उन्होंने बाहर के देशों में भी करना शुरू किया। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट टू डिस्ट्रॉय द डेमोक्रेसी। लेकिन फ्रांस, नेपोलियन के आने से पहले वहां एक डेमोक्रेसी स्थापित हो चुकी थी, लेकिन वो डेमोक्रेसी एक कुलीन तंत्र हुआ करती थी, जो कि उसमें अलग अलग कुछ खास लोगों को अधिकार थे, सबको अधिकार नहीं थे। लेकिन नेपोलियन ने एक सबको समान अधिकार देने की बात की, और उन्होंने एक काम किया कि उन्होंने डेमोक्रेसी को खत्म करके पूरी तरह से फिर से मोनार्की स्थापित कर दिया, और इसी तरह की व्यवस्था हर जगह वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे। थ्रू अ रिटर्न ऑफ मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट द डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड्स, लेकिन उन्होंने जो प्रशासनिक क्षेत्र में उसमें बहुत अधिक अलग अलग तरह का सुधार किए,
काफी सुधार किया। इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर देन रैशनल एंड इफिशियंट, द सिविल कोड ऑफ 1804 में एक सिविल कोड बनाया जिसे हम लोग नेपोलियन कोड के नाम से भी जानते हैं। द सिविल कोड यूजुअली नोन एज नेपोलियन कोड did away with the privilege based on the birth, established equality before the law and secured the right of property. This code was exported to the regions under the French control. अब इस तरह का जो कोड है, ये जो कोड बना नेपोलियन कोड, जो फ्रांस के अधीनस्थ क्षेत्र थे, फ्रांस के अधिकार क्षेत्र में थे, वहां पर इनको डिपोर्ट किया गया, वहां भी इसे लागू किया गया, यहाँ से जाके किया गया। In the Dutch Republic, in Switzerland, Italy and Germany, Napoleon simplified the administrative divisions, abolished the feudal system and freed the peasants from serfdom and manorial dues. अब हुआ ये कि ये जो यहाँ से इन डच रिपब्लिक, स्विट्जरलैंड, इटली और इन जगहों पर वहाँ ये नेपोलियन और उनकी जो सरकार बनी, नेपोलियन की सरकार, इन्होंने यहाँ के बहुत सारे जो फ्यूडल सिस्टम था इसको खत्म कर दिया और वहाँ सामंतवादी व्यवस्था जो थी इसको खत्म कर दिया, और वहाँ के जो किसान थे, जो काश्तकार थे, उनको जो अलग अलग तरह के जो ड्यूज थे, उनके जो लगान वगैरह जो बकाया रहे होंगे या फिर वो मनी लेंडर से जो पैसे, वो सबको माफ कर दिया। इन द टाउन्स टू द गिल्ड रिस्ट्रिक्शन वेयर रिमूव्ड, द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर इम्प्रूव्ड। हर जगह जो था जहाँ पे मैक्सिमम जो रिस्ट्रिक्शन थे उसको रिमूव किया गया, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव किया। द पेजेंट्स, आर्टिसियन, वर्कर एंड न्यू बिजनेसमैन। अब इसमें क्या है कि किसान, काश्तकार और ये आपके जो थे कलाकार रहो या शिल्पकार और जो लेबर, बिजनेसमैन, ये सब जो नया जो फ्रीडम, नई जो आज़ादी मिली थी, इसको काफ़ी इंजॉय कर रहे थे। नई आज़ादी को काफ़ी ये इंजॉय कर रहे थे। Businessmen and small-scale producers of goods in particular began to realize that the uniform laws, standardized weight measures, and a common national currency would facilitate the movement exchange of goods of the capital from one region to another. अब यहाँ ये देखिए एक तरह का जो व्यवस्था हो गई, क्योंकि जो फ्रांस का साम्राज्य पूरा जो स्थापित कर रहे थे, क्योंकि ये एक तरह का, आप देखते हैं, राष्ट्रवाद एक साम्राज्यवाद को जन्म देने लगा। यहाँ पर फ्रांस ने अपने देश को एक राष्ट्र बनाया और उसकी सेना चारों ओर से एक राष्ट्रवाद की भावना फैलाने के चक्कर में अलग अलग लोगों, देशों पर, अलग अलग इलाकों पर कब्जा करने लगी और पूरा एक साम्राज्य के रूप में विकसित होने लगा। अब यहाँ चूंकि एक तरह की व्यवस्था थी, यहाँ जो छोटे जो व्यापारी, नए जो व्यापारी थे और जो छोटे स्तर के जो भी थे काम करने वाले लोग थे, इनको एक काफी फायदा हुआ, क्योंकि उनका जो सामान था, उनका जो गुड्स और सर्विस था, वो अलग अलग जगहों पर भेजा जा सकता था इजीली, क्योंकि एक जैसी व्यवस्थाएं थी। अंडर तो फ्यूडल और सफार खत्म कर दिया। अब आगे देखते हैं इसमें क्या है इसका। इनिशियली द हाउएवर एरियाज ये सारे एंजॉय कर रहे थे इस फ्रीडम को, और यहाँ से हाउएवर इन द एरियाज कंकर्ड द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच वेयर मिक्स्ड। अब हुआ ये क्योंकि इनका जो एक मिक्स जो लोकल सिटीजन थे, आम नागरिकों में, जो यहाँ फ्रांस के बाहर के जो नागरिक थे, वहां पर एक अलग मिक्स पर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया रही। Initially, in many places such as Holland and Switzerland, as well as certain cities like Brussels, Mainz, Milan, and Warsaw, the French armies were welcomed as the harbingers of liberty. कुछ जगहों पर इनको एक स्वतंत्रता सेनानियों के रूप में या फिर उनकी स्वतंत्रता दूत के रूप में उनका स्वागत किया गया। But the initial enthusiasm soon turned to hostility. अब ये हो गया कि जो स्वतंत्रता थी, अब धीरे धीरे वो हॉस्टिलिटी में बदलने लगा, क्योंकि फ्रांस एक अलग देश था और वहां पर अलग अलग छोटे छोटे देश थे। वो एक क्षेत्र का दूसरे क्षेत्र पर कब्जा जैसा स्थिति हो रही थी। एज इट बिकम द क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। यहाँ एक समस्या थी कि यहाँ पर जो नई आज़ादी जो है राजनीतिक आज़ादी के साथ नहीं आ रही थी। ये राजनीतिक आज़ादी लोगों की सीमित कर रही थी। इंक्रीज टैक्सेशन, अब टैक्स भी इंक्रीज कर दिया गया, क्योंकि फ्रेंच आर्मी को अलग अलग जगहों में राष्ट्रवाद को फैलाने के लिए अलग युद्ध करना था, जहाँ आगे बढ़ना था। तो ऐसे में उसको
अलग अलग तरह का अधिक पैसे की जरूरत थी, अधिक रिसोर्स की जरूरत थी, उन्होंने टैक्सेशन में भी वृद्धि कर दिया। अब चूंकि लोगों को में अफवाह फैलने से या फिर अपने खिलाफ किसी भी दुष्प्रचार से बचना था, इसलिए उन्होंने वहां पर सेंसरशिप भी लागू कर दिया और बहुत तरह का कॉन्स्पिरेशन। द फ्रेंच आर्मी इज रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। मुझे लगा कि नहीं, अब पूरे यूरोप को जीतना है। और सीम द आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस। तो ये सारे ये सब एडवांटेजेस तो थे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस के, लेकिन इसके साथ कुछ कुछ आप देख सकते हैं कमियां भी रही, जिसके कारण ये धीरे धीरे मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों को देखने को मिली। तो चलिए अब नेक्स्ट एपिसोड हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।